नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये जो प्रश्न है ये आपके हर एग्जाम में काम में आएंगे। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी प्रश्न लेकर आपके सामने आए, ताकि आपके हर एग्जाम में, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, किसी भी एग्जाम की बात हो, ये प्रश्न आपके काम आए। चलिए जुड़ते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों, पहला सवाल यहाँ पर संविधान में, हमारा जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल है, इस बात को लेकर। और देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि पहला ऑप्शन आपको बता रहा है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां। दूसरा 371 अनुच्छेद, 21 भाग, 11 अनुसूचियां। तीसरा ऑप्शन 372 अनुच्छेद, 20 भाग, 7 अनुसूचियां। और चौथा ऑप्शन 381 अनुच्छेद, 23 भाग और 8 अनुसूचियां। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी इसके बारे में सोचें और जल्दी से अपना आंसर दें कि आंसर क्या होना चाहिए। यस, बहुत अच्छे, सभी के सवाल सही है। इसमें जो अपना जो आंसर रहेगा, पहला आंसर सही है। हमारा जो संविधान है इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और वर्तमान में 22 अनुसूचियां हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। दूसरे प्रश्न की तरफ चलें तो देखिए, संविधान सभा के बारे में यह सवाल है कि हमारी जो संविधान सभा थी, इसकी वयस्क मताधिकार के आधार पर गठन की मांग सबसे पहले करने वाला व्यक्ति कौन था? संविधान सभा की वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। मोतीलाल नेहरू ने की मांग, जवाहरलाल नेहरू ने की, महात्मा गांधी ने की, या गोपाल कृष्ण गोखले ने की। जल्दी से अपने आंसर बताएं। यस, तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होता है जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। और इस फैजपुर अधिवेशन की बात करें तो फैजपुर अधिवेशन में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा कि भारतीय संविधान की अगर बात करें, संविधान सभा की बात करें, तो वो वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका गठन होना चाहिए। अर्थात इसका जो सही आंसर है दूसरे प्रश्न का, वो आएगा जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दोस्तों, अगला प्रश्न, हमारा जो राष्ट्रगान है और हमारा जो राष्ट्रगीत है, बात आती है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संविधान में कब शामिल किया। देखिए, हम अगर बात करें तो जनगण मन हमारा जो राष्ट्रगान है और वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है, वो तो पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में इनको मान्यता कब मिली, इस बात को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, इसके जो ऑप्शन है आपके सामने, 15 अगस्त 1947 है, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1957। तो जल्दी एक बार कमेंट में आकर कहें इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। गुड। तो दोस्तों देखिए, इसका जो सही आंसर है, आंसर होता है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 जिस दिन हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, उस अंतिम बैठक में अर्थात 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रगान है और हमारा जो राष्ट्रगीत है उसको स्वीकार किया गया। अर्थात संविधान सभा के द्वारा इनको स्वीकार करने की अगर बात करें तो उसका सही आंसर आता है 24 जनवरी 1950।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई? तो देखिए इसकी तो बात अपन अभी कर ही रहे थे कि हमारी जो संविधान सभा की अंतिम बैठक है, जिसमें अपन 2-3 बातें पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं कि पहले हमारे जो भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय का पद चला करता था, उस गवर्नर जनरल या वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर भारत में शुरू किया गया था राष्ट्रपति का पद। दूसरा काम, जो जनगण मन था उसको बना दिया राष्ट्रगान और वंदे मातरम को बना दिया राष्ट्रगीत। ये जो तीनों महत्वपूर्ण कार्य हैं, ये तीनों महत्वपूर्ण कार्य संविधान सभा की अंतिम बैठक में हुए। और अंतिम बैठक किस दिन हुई? तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, इस अंतिम बैठक में ये महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। तो इसका जो सही आंसर है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है इनमें कौन सर्वोच्च है? अर्थात यहाँ पर सर्वोच्चता की अगर बात करें तो देखिए ऑप्शन आपके सामने सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। तो इनमें से अगर सर्वोच्चता की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो इसको देखें एक बार, कमेंट में आकर जल्दी जल्दी बताएं कि इनमें से सर्वोच्च कौन हो सकता है। तो देखिए यहां पर अगर इस सिचुएशन में हम बात करें तो इसका जो सही आंसर आता है वो आता है संविधान। भारत में अगर सर्वोच्चता की स्थिति की बात करें तो संविधान सबसे सर्वोच्च माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए सर्वोच्च न्यायालय, संसद और धर्म की तो बात ही अलग है। ये दोनों जो काम करते हैं, वो दोनों के दोनों जो पावर मिलती है इनको, दोनों जो काम करते हैं वो संविधान के अनुसार काम करते हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर सर्वोच्च किसको कहेंगे हम? यहाँ पर सर्वोच्च हम कहेंगे संविधान को। तो इसका आंसर बी राइट है, संविधान। यस। अगले प्रश्न की तरफ अपन चले तो देखिए अगला प्रश्न आपकी प्रस्तावना से है। क्वेश्चन नंबर 6 संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। प्रस्तावना से यहाँ पर यह प्रश्न लिया गया है कि प्रस्तावना में निम्न में से जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से क्या क्या शामिल है। तो देखिए पहला यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, राजतंत्रीय शासन। इनमें से कौन सा सही है? अपन को यहाँ पर सही बताना है, सही कौन सा है। विचार करें, देखें इनमें से सही कौन सा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आंसर पहला, ये ऑप्शन यहां पर सही है। क्यों? क्योंकि देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यह है, समाजवादी यह भी है, पंथ निरपेक्ष यह भी है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य यह भी है। लेकिन यदि हम बात करें राजतंत्रीय शासन की तो ये राजतंत्रीय शासन भारतीय प्रस्तावना में शामिल नहीं है। यदि अपन प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी खूब, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारे शब्द प्रस्तावना में शामिल है। लेकिन यहाँ पर राजतंत्रीय शासन ये इसमें शामिल नहीं है। अर्थात हमारे यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पर चुने हुए लोगों का शासन है, इसलिए यहाँ पर राजतंत्रीय व्यवस्था नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न भी प्रस्तावना से ही है। संविधान की प्रस्तावना में किसे शामिल किया गया है? प्रस्तावना जो है उस प्रस्तावना में इनमें से किसको शामिल किया गया है? यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि न्याय के बारे में है। प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय यहाँ पर शामिल हैं?
किन किन को शामिल किया गया है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, शैक्षणिक न्याय है और मानव अधिकार। यहां पर अगर हम बात करें तो न्याय की अगर बात करें, देखिए न्याय न्याय कौन कौन से शामिल है, अपन को न्याय के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। कौन कौन से न्याय शामिल है यहां, विचार करें और जल्दी जल्दी अपने ऑप्शन बताएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को यहां पर इनवाइट भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। गुड, गौरव जी बिल्कुल सही आंसर। अशोक जी बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो सी, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही है। क्योंकि यदि न्याय की बात करें तो प्रस्तावना में देखिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीन न्यायों की यहां पर बात है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर 1, 2 और 3 यह सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। संविधान के प्रस्तावना में अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो देखिए आप दोस्तों विचार करें और हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो हमारी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में संशोधन ही अब तक केवल एक बार हुआ है। भारतीय प्रस्तावना में अब तक संशोधन कितनी बार हुआ है, एक बार। और उसी एक बार के संशोधन से प्रस्तावना में ये 3 शब्द जुड़े, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये जो 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बात यहां पर यह है कि वो संशोधन था कौन सा। तो देखिए बिल्कुल यस, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 3 शब्द जुड़े। और दोस्तों यदि हम 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में ये 3 शब्द जुड़े थे। और ये जो 42वां संविधान संशोधन था, इसी के द्वारा प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया। केवल एकमात्र संशोधन प्रस्तावना में जो अब तक हुआ है, वो संशोधन कौन से संशोधन से हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए अगला प्रश्न, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं, इनको हमने कहां से लिया है या ये कहां से प्रेरित है। तो देखिए दोस्तों, रूसी क्रांति से, आयरिश क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से या फिर अमेरिकी संविधान से। विचार करें और अपने दोस्तों को साथ जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा इसमें साथ जुड़ें। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं, याद रखें, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं, इन आदर्शों को हमने लिया है फ्रांसीसी क्रांति से। इनको कहां से लिया हमने, याद रखें, फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। प्रस्तावना में अगर हम बात करें, प्रस्तावना की बात है, कहां की बात कर रहे हैं हम, प्रस्तावना की अगर बात करें तो प्रस्तावना में हमने इनको लिया है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श थे उस समय, देखिए फ्रांस की जो क्रांति आपने सुना होगा 1789 में हुई थी, और जो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई उसके आदर्श ही यही थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इनको हमने प्रस्तावना में लिया है। तो कौन सी क्रांति से, फ्रांसीसी। हाँ, अगर हम बात ये करते हैं कि भारतीय संविधान में अधिकार कहाँ से लिए, अधिकारों के बारे में फिर हम उसका अलग क्वेश्चन आंसर देते, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या आएगा, फ्रांसीसी क्रांति से। यस। तो देखिए अगले प्रश्न की तरफ चले हम। अगला प्रश्न,
प्रस्तावना को संविधान का अंग कब से माना जाने लगा? अब ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है। गूढ़ प्रश्न क्यों कहा गया है हमने इसको? क्योंकि देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि प्रस्तावना संविधान में 26 नवंबर 1949 को जोड़ी गई, जिस दिन भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया। अब जिस दिन प्रस्तावना को संविधान में जोड़ा उस दिन संविधान बन गया। अब संविधान को बनाने में लंबा समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और अंतिम दिन जो था उस अंतिम दिन प्रस्तावना को जोड़ा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है ही नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं। और इसके बारे में देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पास ये बात पहुंची, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान का अंग कब माना? तो देखिए कब माना, कौन से वाद में माना? तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो इसको माना केशवानंद भारतीवाद से। केशवानंद भारतीवाद की अगर बात करें 1973 में यह बात सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें डिसाइड किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। हालांकि इससे पहले की अगर बात करें द बेरुबारीवाद 1960 हो चुका था और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन इस केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो इसको कब से माना जाने लगा है? केशवानंद भारतीवाद से। और ये केशवानंद भारतीवाद कब से? 1973 से। तो इसका जो सही आंसर है बी यहां पर सही है, केशवानंद भारतीवाद से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया? अब यहां पर आपके सामने कुछ बिंदु हैं। अब अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया, समर्पित किया गया। कौन सा यहां पर आंसर सही आएगा? विचार करें कौन से बिंदु इसमें सही हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया, लेकिन समर्पित का यहां पर कोई संबंध नहीं है। इसलिए यहां पर जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन 1, 2 और 3। तो देखिए यहां पर ऑप्शन 1, 2 और 3, तो यहां पर आंसर बी ऑप्शन सही है। बी यहां पर सही है, बिल्कुल। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित ये सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तब भारत एक गणतंत्र है अर्थात गणतंत्र का जो संबंध है वो निम्न में से किस व्यवस्था के साथ होता है? तो इसका अर्थ क्या है? तो देखिए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत संघों का राज्य है। तो गणतंत्र यहां पर किसके साथ जुड़ा हुआ है? चलिए बताइए साहब। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल गुड। यहां पर यदि हम क्वेश्चन की बात करें गणतंत्र क्या है, तो दोस्तों जब भी गणतंत्र की बात आती है तो हमेशा हमें एक बात को ध्यान रखना है कि गणतंत्र का जो संबंध होता है वो देश के मुखिया के साथ होता है। गणतंत्र का संबंध किसके साथ होता है? देश के मुखिया के साथ होता है। अर्थात अगर मुखिया वहां का निर्वाचित है, अगर उसका चुनाव हो रहा है, अगर वो वोटों के द्वारा जीत रहा है, अगर उसको जनता की राय के द्वारा बनाया जा रहा है, तो याद रखना व्यवस्था लगती है गणतंत्र। लेकिन अगर वो वंशानुगत है तो फिर वहां पर गणतंत्र नहीं, वहां पर होता है राजतंत्र। इसलिए यहां पर जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहां पर सही है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं, वंश परंपरा के आधार पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर देश का जो मुखिया है वो देश का मुखिया निर्वाचित होता है, उसका चुनाव होता है। और चूंकि उसका चुनाव होता है इसलिए यहाँ पर कहते हैं हम गणतंत्र है। भारत में क्या है? गणतंत्र है। ठीक है, यस। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है।
भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान के आमुख अर्थात प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। अब भारत की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का यहां पर उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये ऑप्शन आपके सामने, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अब इनमें से कौन सा सही आंसर है, ये आप विचार करके बताएंगे। अभी बताएं। तो दोस्तों देखिए यहां पर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना अपन ने खूब सुना है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हुए नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अर्थात इसमें सामाजिक तथा आर्थिक न्याय है। यस, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात यहां पर विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यस बिल्कुल। अवसर की समानता है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। स्वतंत्रताएं हमने बात की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो देखिए यहां पर अवसर की समानता भी है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात भी है। इसका मतलब सामाजिक तथा आर्थिक न्याय है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अवसर की समानता है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात भी है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है सभी चारों, अर्थात ये सारे ही सही हैं। प्रस्तावना में ये सारी की सारी बातें शामिल है। चलिए तो इसका डी ऑप्शन यहां पर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें और दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। अब ये यहाँ पर बड़ा एक अच्छा सवाल निकल कर आ रहा है कि साहब 26 नवंबर 1949 को जब भारत अंगीकृत हुआ था उस समय इसमें कौन कौन सी बातें नहीं थी, प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें नहीं थी। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही आएगा? जल्दी जल्दी इसका आंसर जरूर जल्दी दें। 14वें प्रश्न का आंसर दें। 14वें प्रश्न का क्या यहां पर आएगा? बहुत अच्छे, गुड। देखिए यहां पर जो इसका सही आंसर, पहले आंसर बता देता हूं आपको। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही है क्योंकि ये पूछ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में क्या सम्मिलित नहीं थे, क्या सम्मिलित नहीं थे। अब नहीं थे कि अगर बात करें तो देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, अपन ने पढ़ा है इस चीज को कि ये तो संविधान इस प्रस्तावना में जुड़े ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा थे, अर्थात इनको तो 76 में जोड़ा गया बाद में। इसका मतलब 1949 की यदि हम बात करें तो 1949 को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये यहाँ पर प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो देखिए फिर से ये न्याय का सवाल है। तो देखिए ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, लेकिन याद रखें ये धार्मिक जो न्याय है, ये धार्मिक न्याय यहाँ पर प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर धार्मिक न्याय, ये सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान निम्न में से किस अधिनियम से सर्वाधिक प्रभावित है? अर्थात हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारा जो संविधान है उस संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा यदि प्रभाव की बात करें या 16वें प्रश्न का आंसर दें, सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पर किसका प्रभाव है?
16वें प्रश्न का आंसर दें। यस। तो देखिए दोस्तों, हमने खूब पढ़ा है कि हमारा जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है ये भारत शासन अधिनियम 1935 का है। अर्थात सबसे ज्यादा जो भारतीय संविधान प्रभावित है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित किससे है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान सबसे ज्यादा प्रभावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसे है? अब यहां पर बात आती है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों को निम्न में से कौन संशोधित कर सकता है, अर्थात कौन इन मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है? तो दोस्तों बताएं। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों को कौन परिवर्तित कर सकता है, कौन परिवर्तन कर सकता है? तो देखिए, यस, बहुत अच्छे, गुड, शानदार। तो दोस्तों हमारे जो मूल अधिकार हैं, इनमें परिवर्तन कर सकती है संसद। कौन कर सकती है? संसद। हम इस बातों की बहुत जिक्र करते हैं कि हमारे जो मूल अधिकार है, इनमें परिवर्तन, इनमें संशोधन या इनसे संबंधित यदि कोई कानून निर्माण करना हो, तो दोस्तों ये अधिकार होते हैं संसद के पास। किसके पास होते हैं? याद रखें, संसद के पास होते हैं। लेकिन यदि मूल अधिकारों को निलंबित करने की बात आए, यदि निलंबित करने की बात आए, तो वो यहां पर संसद के पास नहीं होता है अधिकार। निलंबित करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन यहां पर जो संशोधित करने की बात है, तो संशोधित करने का जो अधिकार है, वो संशोधित करने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होता है। तो आंसर सी यहां पर सही है, संसद को है। दोस्तों अगले सवाल, संपत्ति का अधिकार है। अब वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? अब यहां पर क्यों पूछा है इस प्रश्न को? हमने खूब पढ़ा इस चीज को कि हमारा जो ये पहले हमारे पास जो मूल अधिकार थे, ये मूल अधिकार पहले हमारे पास 7 थे। अब वो जो 7 अधिकार थे, उनमें से एक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में। लेकिन इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कौन से संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से तो हटा दिया, और मूल अधिकारों से हटाकर इसको अनुच्छेद 300 क में डाल दिया। अब बात आती है 300 क में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो देखिए दोस्तों, 300 क में इसे बनाया गया है एक विधिक अधिकार। अर्थात संपत्ति का जो अधिकार है वो 78 से पहले तो हुआ करता था मूल अधिकार, लेकिन 1978 के बाद जो संपत्ति का अधिकार है उसे हम कहेंगे एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 क में। तो चले अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न को देखिए। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं कर सकता है। देखिए अनुच्छेद 15 की यहां पर बात करें तो यहां पर असमानता के 5 आधार बताए जाते हैं। असमानता के 5 आधार होते हैं। अब बात आती है कि कौन से वो 5 आधार हैं जिनके आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेद नहीं कर सकता है। कौन कौन से आधार यहां पर हैं? तो देखिए वो आधार यहां पर बताए हैं, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, या सभी। तो दोस्तों यहां पर जो सही आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए अब अभी बात कर रहे थे 5 आधार होते हैं, तब धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। ये 5 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, कोई भी भेद नहीं कर सकता। इसलिए यहां इसका जो सही आंसर आएगा वो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न आपके पास है, मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है, खूब हमारा पढ़ा हुआ है, खूब इसको हमने समझा है कि इसमें जो अनुच्छेद 32 है,
ये अनुच्छेद 32 यहाँ पर सही आंसर है। अनुच्छेद 32 को अन्य जो मूल अधिकार है, हमारे जो मूल अधिकार है, उन मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व दिया हुआ है। इसलिए हम अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहते हैं। मूल अधिकार हमारे जो मूल अधिकार है, उन मूल अधिकारों की रक्षा का जो दायित्व है, वो दायित्व दिया गया है अनुच्छेद 32 को। इसलिए हमारे जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकारों की रक्षा की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था कौन से अनुच्छेद से की गई है? अनुच्छेद 32 से। तो यहाँ पर अनुच्छेद 32 सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखें। नागरिकों द्वारा अपने मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। भाई अगर नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो बात ये आती है कि नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा कर कैसे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने अधिकारों को बचाएं, तो उसके बारे में यह प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर आंसर बताएं आप कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो उपयुक्त रिट जारी करता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट संसद को निर्देश देती है, या कार्यपालिका न्यायालयों को सूचना देती है, या इसकी रक्षा स्वतः ही हो जाती है। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होना चाहिए? मूल अधिकारों की रक्षा कैसे होगी बताएं। गुड गुड गुड, यस अशोक जी बिल्कुल, गौरव जी बिल्कुल सर बिल्कुल, यस। तो देखिए यहां पर जो इसका सही आंसर है, वो सही आंसर आएगा यहां पर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि मूल अधिकारों का यदि हनन होता है तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय यहां पर अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है जिनसे हमारे मूल अधिकारों की रक्षा होती है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो उपयुक्त रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय उपयुक्त रूप से 5 प्रकार के रिट जारी करता है जिनसे हमारे मूल अधिकारों की रक्षा होती है। यस, अगले प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं होगा? अब देखिए यहाँ पर ये राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में आ गए हम। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो बात आती है कि कौन से, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उन 4 ऑप्शनों में से किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो देखिए ये अपन ने खूब पढ़ा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा होती है तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। अब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 की अगर बात करें तो देखिए 21 में तो अपन ने पढ़ा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होती है, लेकिन इन ऑप्शनों में बात करें तो इनमें से कौन सा आना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, निलंबित हो सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में निलंबित हो सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 निलंबित हो सकता है। लेकिन यदि हम बात करें ऑप्शन सी की, अपराधों में दोषी सिद्ध होने पर रक्षा, अर्थात अनुचित दोष सिद्धि से जो रक्षा है, ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, क्योंकि इसका जो वर्णन किया गया है, इसका वर्णन अनुच्छेद 20 में है। इस बात का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? इसका वर्णन करता है अनुच्छेद 20। और चूंकि अपन ने पढ़ा है कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते। अब राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, उस स्थिति में कोई सा भी अधिकार निलंबित हो सकता है, कोई सा भी अनुच्छेद निलंबित हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते। इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ सही है। अगले प्रश्न को देखें। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता। प्रेस, और प्रेस हम जानते हैं, प्रेस का मतलब यहां पर मीडिया। प्रेस का मतलब क्या है? मीडिया। प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है कि प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता की स्पष्ट रूप से यहाँ पर व्याख्या नहीं है, लेकिन कौन सी वह स्वतंत्रता है, कौन सा अधिकार है जिसमें प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता वर्णित है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अनुच्छेद 19(a),
अब 19 ए को आप कह भी बोल सकते हो, 19 बे, 19 से, 19 दे। कौन सा ऑप्शन सही आएगा? यस, बिल्कुल, गुड। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, इसका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, 19 ए। और देखिए यहाँ पर 19 ए की अगर बात करें तो 19 ए में यहाँ पर वाक स्वतंत्रता की बात है। कौन सी स्वतंत्रता है? वाक स्वतंत्रता। और सब ये जो वाक स्वतंत्रता होती है, इस वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता वर्णित है। इसलिए इसका जो सही आंसर आएगा, वो सही आंसर कौन सा है? अनुच्छेद 19(1) ए या 19(1) के यहां पर सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखें दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। अब यहां पर नीति निर्देशक जो हमारे तत्व हैं, उनको भारतीय संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर इनको शामिल करने का जो उद्देश्य है, एक्चुअल में इसका सही आंसर जो आएगा वो ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। अर्थात हम ये बात करें कि हमारा जो संविधान है, उस संविधान में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को जो स्थापित करना है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है, ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना ही नीति निर्देशक तत्वों का वास्तव में सही उद्देश्य है। तो इसका जो सही आंसर है, वो सही आंसर ऑप्शन डी यहां पर सही है। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण की रक्षा पर्यावरण की रक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? अब इसको भी यहां पर हम बात करें, नीति निर्देशक तत्वों से लिया गया है ये प्रश्न भी। पर्यावरण की सुरक्षा की यदि बात करें तो इसको संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो सबसे पहले तो हम इसको बात करें कि ये जो पर्यावरण की सुरक्षा की बात है, इसको सबसे पहले तो नीति निर्देशक तत्वों में इसको जोड़ा गया संविधान के अनुच्छेद 48 के में। इसके साथ ही साथ इसका जो वर्णन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 के, अर्थात हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका वर्णन है और इसका कर्तव्यों में भी वर्णन है, दोनों जगह इसका वर्णन है। अब बात आती है कि इसको संविधान में जोड़ा कौन से संशोधन से? तो दोस्तों इसे जोड़ा है संविधान में 42वें संविधान संशोधन, और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जो हमारे संविधान में जोड़ा गया पर्यावरण की रक्षा की बात, इसको नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य दोनों में शामिल किया गया। तो इसका जो सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की अगर बात है तो अभिवृद्धि का जो उल्लेख है वो कहां पर किया गया है? तो दोस्तों ये बड़ा अच्छा सवाल है और बड़े जो एग्जाम है, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम, और एक बार तो मेरे ध्यान है कि मत्स्य यूनिवर्सिटी ने एक प्री पीएचडी एंट्रेंस करवाया था और उसमें भी इस क्वेश्चन को शामिल किया था। तो दोस्तों देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अगर बात करें तो सबसे पहली बात है कि इसका वर्णन करता है संविधान का अनुच्छेद 51। इसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 51 करता है। अब हमारे सामने बात आती है कि अनुच्छेद 51 कहां पर है। तो देखिए अनुच्छेद 51 की अगर बात करें तो अपन ने पढ़ा है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इसलिए इसका जो सही आंसर आएगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 51 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? देखिए अगर क्यों की बात करें तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले जाकर बताऊं, हमारा जो भारत है, ये भारत शुरू से ही एक शांति प्रिय देश रहा है। भारत में 1947 से पहले की अगर हम बात करें तो 1946 में ही जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उस अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया था उस समय कि भारत एक शांति प्रिय देश रहेगा।
क्योंकि आपके ध्यान हो 1945 से ही शीत युद्ध का दौर चला था और इस शीत युद्ध के दौर में पूरा विश्व दो भागों में बट गया। लेकिन उस समय 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने यह संदेश दे दिया कि भारत विश्व के शीत युद्ध के किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत हमेशा इन लड़ने वाले गुटों में शामिल नहीं होकर अपना रास्ता अलग निकालेगा और इसीलिए भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन की तरफ चला। इसलिए भारत ने अपने संविधान में इन बातों को सम्मिलित किया कि हम अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते हैं, हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। इसलिए हमारे जो संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात है उनको अनुच्छेद 51 के द्वारा यहां पर बताया गया, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में हमने इनको सम्मिलित किया। दोस्तों अगला सवाल, निर्देशक तत्व क्या है? देखिए अगर यहां पर क्या है अर्थात ये कैसे हैं, तो देखिए इसका जो सीधा सा आंसर है इनकी प्रकृति कैसी है। देखिए निर्देशक तत्व यहाँ पर आप सोचे, जब तक मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी बातें बताऊं कि हमारे संविधान में जो निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए सम्मिलित किए गए हैं। ये राज्य को सलाह देते हैं, कि आपको नागरिकों के कल्याण के लिए कानूनों का निर्माण करना चाहिए, ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे नागरिकों का कल्याण हो। ये सलाह देते हैं राज्य को, सलाह देते हैं सरकारों को, आपको अच्छे से अच्छे कार्य करने चाहिए, अर्थात ये सलाह देने का कार्य। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको हिंट दे रहा हूं कि जो सलाहकारी तत्व होते हैं वो कभी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। जैसा कि मैं क्लासरूम में कई बार कहता हूं, समझाने के लिए इस बात को मैं बहुत बार रिपीट करता हूं कि जब हम आपको रोजाना सलाह देते हैं आपको 5 से 7 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट हमारी बात को नहीं मानता है तो बताइए क्या हम उनके खिलाफ न्यायालय में केस कर दें? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम तो केवल सलाह दे रहे हैं और सलाह कभी भी न्यायालय से लागू नहीं करवाई जाती। इसलिए याद रखें इनकी जो प्रकृति है वो प्रकृति होती है अवाद योग्य। ऐसी प्रकृति है, अवाद योग्य इनकी प्रकृति है, अर्थात इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल आपके पास है, भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य। अब बात आती है कि मूल कर्तव्य किन के लिए है। नीति निर्देशक तत्वों की जब हम बात करें तो हम कह रहे थे कि नीति निर्देशक तत्व तो राज्य के लिए होते हैं, अर्थात ये तो सरकारों को सलाह दे रहे हैं, लेकिन कर्तव्य किन के लिए होते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन आया है वो कर्तव्यों के बारे में, ये कर्तव्य किसको सलाह देते, किसके लिए होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, अगर इन कर्तव्यों की बात करें तो ये कर्तव्य होते हैं सभी नागरिकों के लिए। भारतीय संविधान में जो कर्तव्य दर्ज है वो कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है, अर्थात ये जो सलाह दे रहे हैं, ये जो बातें कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं नागरिकों को। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो सभी नागरिकों के लिए है। यस। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए, अर्थात किसकी सिफारिश पर, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। दोस्तों अपन ने बात की कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में कर्तव्य जोड़े गए। देखिए 76 से पहले भारतीय संविधान में कर्तव्य नहीं थे, अधिकार तो थे, नीति निर्देशक तत्व तो थे, लेकिन कर्तव्य इसमें शामिल नहीं थे। इनको शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब इनको जो शामिल किया गया तो इनको शामिल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अब बात आती है कि इनमें से कौन सी समिति थी, बलवंतराय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर समिति। तो दोस्तों देखिए बलवंतराय मेहता समिति की बात करें तो बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर तो पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया, क्या हम ये कहें पंचायती राज को शुरू किया गया, स्थापना की गई। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर आता है स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में कर्तव्यों को शामिल किया गया। संविधान में एक नया भाग बनाया 4 के और एक नया अनुच्छेद बनाया 51 के, और उस 51 के में सबसे पहले कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और देखिए दोस्तों आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपके सामने
कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, कर्तव्यों की यहां पर बात है, कौन सा कर्तव्य कर्तव्यों में शामिल नहीं है? कौन सा ऑप्शन यहां पर देखिए नहीं है? तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। तो देखिए ये तो शामिल है, हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का तो कर्तव्य शामिल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। अर्थात भारत को जिन जिन लोगों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देकर, अपना सर्वस्व त्याग कर, जिन्होंने आज भारत को इस स्थिति तक पहुंचाया है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई है, हम उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये भी है। लेकिन यहां पर बात करें अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास करें, ये अगर हम बात करें तो ये कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये तो है। इसलिए इसका जो सही आंसर आएगा, आंसर सी यहाँ पर सही है। अर्थात अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास करें, ये कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, आज आपके सामने ये 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर हम आए थे। उम्मीद करते हैं भविष्य में हम और श्रृंखलाएं लेकर आपके सामने आए, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप निरंतर हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आपका जो साथ है, आपका जो विश्वास है, याद रखें, यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जितना आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जितना आप हमारा विश्वास करेंगे, जितना आप हमारा साथ देंगे, हम उतने ही अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी जो ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर अब आपको लगातार प्रश्नों की श्रृंखलाएं मिलेंगी और उन प्रश्नों का हम संकलन करेंगे जो वास्तव में आप ये कहेंगे कि हाँ सर, इन प्रश्नों का वास्तव में हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन उसके लिए बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आपका साथ, आपका विश्वास इसी प्रकार हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।